असम के 27 मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। तमिलनाडु की सरकार को गाय के मामला पर बड़ी कामयाबी मिली है और मुसलमानों को फंसाने की जो साजिश रची जा रही थी, एक्टर विजय की सरकार ने उसको नाकाम बना दिया है। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है, उसमें सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है और अपोजिशन का जो हमला है मोदी सरकार पर, अब वो बढ़ने लगा है। ज्ञानवापी, मथुरा शाही ईदगाह और संभल शाही जामा मस्जिद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमानों को जो सजेशन दिया था, दोनों ग्रुप ने उसको ठुकरा दिया है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, इनमें से हर एक की तफसील हम जानेंगे खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आसाम के 27 शहरियों को, आसाम के 27 नागरिकों को आसाम फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले को बाकी रखा और उनको बांग्लादेशी करार दे दिया, उनकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उन 27 मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ट्रिब्यूनल के फैसले को भी गलत बताया है और कहा है दोबारा इनके मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि शहरियत का मामला, नागरिकता का मामला बहुत ही सीरियस है, हसास इशू है और यूं ही किसी की शहरियत ख़त्म नहीं की जा सकती है। ये फैसला सुनाया नहीं जा सकता कि वो भारतीय शहरी नहीं है। आसाम के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा शहरियत के मामले पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके यहाँ कट ऑफ जो डेट है शहरियत की, वो 1971 है। 1971 से पहले अगर कोई भारत में था तो भारतीय शहरी माना जाएगा। 1971 के बाद अगर कोई आया है तो वो भारतीय शहरी नहीं माना जाएगा। अब कई लाख मुसलमानों को इस लिस्ट से खारिज किया गया, लेकिन एनआरसी में सबका नाम आ गया। अब अभी तक उनको परेशान किया जा रहा है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने 27 मुसलमानों को शहरी मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया और कहा कि शहरियत या किसी शख्स को गैर मुल्की करार देने का मामला इंतहाई अहम आइनी नौइयत का है, इसलिए इसका फ़ैसला सिर्फ मुनसिफाना, कानूनी और माकूल तरीक़ेकार के तहत ही किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को गलत ठहराया है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल को गलत करार दिया है और कहा है कि जो शहरी है उनको शहरी तस्लीम किया जाए। शहरियत के सबूत के लिए जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और जो वो पेश कर रहे हैं उसको वैलिड माना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मामला है। अब उम्मीद यह है कि इन 27 लोगों की शहरियत का मामला दोबारा मौज़ूए बहस बनेगा। फॉरेनर ट्रिब्यूनल में इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल को ये भी हिदायत दी है कि वो आज़ादी के साथ पूरे मामले की जांच करे, इंक्वायरी करे, सरकार के प्रेशर में ना करे, दबाव में ना करे। इससे पहले भी सरकार को कई मरतबा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कई इंडियन मुसलमानों को जो आसाम से या बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते थे, वो दिल्ली में रहते थे या दूसरे इलाक़ों में रहते थे और सरकार ने सीधे उन्हें डिपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश भेज दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनकी शहरियत साबित हुई और फिर सरकार को वापस लाना पड़ा है। 2 दिन पहले ही दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली को बांग्लादेश से वापस लाया गया है और लगातार इन मामलों में सरकार की ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है। इसके बावजूद लगातार आसाम और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। मिला टाइम्स में इसकी तफसीली रिपोर्ट भी आ चुकी है। आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। तमिलनाडु की जो मौजूदा हुकूमत है, विजय थालापति जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो लगातार समाजी इंसाफ पर काम कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को मुकम्मल तौर पर वो नाकाम बना रहे हैं। और अगर बीजेपी आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उस फैसला को सीधे उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। अब पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया था गौकशी को लेकर। मद्रास हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में कहा गया कि गाय को ज़बाह नहीं करना चाहिए, गाय हिंदुओं के यहाँ माता का दर्जा रखती है। और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया पीआईएल पर
सुनवाई करते हुए 27 मई को ही बकरीद के मौका पर कि गाय ज़बह नहीं होनी चाहिए तमिलनाडु में, और न ही गाय का जो बच्चा होता है बछड़ा उसको ज़बह करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कह दिया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरे जानवर की भी कुर्बानी हो सकती है, इसलिए गाय की कुर्बानी पर पाबंदी रहेगी बकरीद के दिन भी और बकरीद के बाद भी। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को तमिलनाडु की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, अब यह फैसला बाकी नहीं रहेगा। यानी तमिलनाडु में गाय को ज़बह किया जा सकता है, गाय को काटा जा सकता है, गाय की कुर्बानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने ही मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया है। तमिलनाडु के बारे में सच्चाई भी जान लीजिए कि तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी 6% है, उससे ज़्यादा नहीं है, और वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा गोश्त वहाँ के लोकल लोग खाते हैं, खा वो तमिल हो, हिंदू हो या दूसरे हो। साउथ में सभी खाते हैं, सभी को पता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है और गाय वहाँ बैन नहीं है। असम में बीजेपी की सरकार है और गाय वहाँ बैन नहीं है। और यही सवाल पिछले दिनों मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के सामने उठाया था, जो बीजेपी के सीनियर रहनुमा है, और मैंने कहा कि मुसलमान तो गाय नहीं काटते, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ गाय को काटा जाता है, और उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। वो पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और अब पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड भी जल्द ही आने वाला है। तमिलनाडु की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो एतराज़ किया मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर, उसका अहम तरीन पॉइंट आप जान लीजिए। कहा गया सरकार की तरफ से कि पिटीशन दायर करने वाले ने सिर्फ मौजूदा कानून पर अमल दरामद और जो स्लॉटर हाउसेज हैं उसके बाहर गौ कुशी को रोकने की अपील की थी, दरख्वास्त की थी। उसके अलावा यह कहा गया कि हुकूमत पहले से ही पब्लिक प्लेस में गौ कुशी पर यानी ज़बीहा पर रोकने की निगरानी करती है, मुआयना किया जाता है, और जिन स्लॉटर हाउसेज को लाइसेंस दिया गया है वही गाय काटा जाता है, उसके अलावा कहीं और नहीं काटा जाता। यह भी सरकार की दलील में कहा गया कि हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर करने वाले की पिटीशन में जो कुछ था उसके लिमिट को क्रॉस करते हुए दूसरी चीज़ों का भी तस्करा कर दिया, जैसे गाय और बछड़े के ज़बीहा पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, जबकि उसने सिर्फ गाय की ज़बीहा का तस्करा किया था। सरकार ने दलील भी दी कि हुकूमत के मुताबिक हाई कोर्ट ने इस्लाम में गाय की कुर्बानी के मजहबी मकाम पर भी तबसरा किया, जबकि इस सवाल न तो मुकदमे में उठाया गया था और न ही उस पर फैसला देने की ज़रूरत थी। सरकार ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने 1976 के एक सरकारी हुक्मनामे का हवाला दिया, मगर मौजूदा कानूनी ढांचे और नाफिज कवानीन को मुनासिब तौर पर सामने नहीं रखा गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर जानवरों के ज़बीहा से मुताल्लिक़ मौजूदा कानूनी निज़ाम को बहाल रखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जो तमिलनाडु की सरकार चाह रही थी। अब आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर, और ये जो खबर है दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है। उत्तर प्रदेश के बांदा में दामाद ने अपनी सास का कत्ल कर दिया, कुल्हाड़ी से मार दिया, और जिन लोगों ने एक औरत को मारा जिसने अपनी वाइफ से उसकी मां को छीन लिया, अभी तक उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो यूपी पुलिस इनकाउंटर कर चुकी होती और कहा जाता कि फौरी तौर पर विक्टिम को इंसाफ दे दिया गया है। ये जो खबर है दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के बांदा में लव कुश वर्मा नाम का एक बंदा आलिया नाम की एक लड़की से मोहब्बत करने लगता है। आलिया की मां बानो परवीन मना करती है लवकुश को भी और आलिया को भी कि तुम एक दूसरे से ताल्लुक़ बंद रखो, तुम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। लवकुश आलिया को घर से भगाकर ले जाता है, ज़बरदस्ती शादी करता है और उसके बाद वो हैदराबाद जाकर रहने लगता है। हैदराबाद में लवकुश जाने के बाद अपनी वाइफ आलिया को मारता है, उसकी पिटाई करता है, और एक दिन लवकुश ने आलिया को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद लवकुश ने आलिया के मरने की वीडियो बनाई और उसकी माँ को यानी अपनी सास को भेजा और कहा, लो
तुम्हारी बेटी अब मर चुकी है। आलिया की मां ने देखा तो उसके होश उड़ गए। फौरन वो पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस छानबीन करती है। फिर यूपी पुलिस ने हैदराबाद पुलिस से रब्ता किया और हैदराबाद पुलिस वहां पर गई तो देखा कि दोनों अभी जिंदा है, आलिया की मौत नहीं है। उसके बाद हैदराबाद पुलिस को पता चला किसने इस तरह मारा था, वीडियो बनाई थी, उसकी मां ने भी पूरी कहानी बताई। फिर हैदराबाद पुलिस ने लवकुश वर्मा को और आलिया को वहां से निकाल दिया। यूपी पुलिस को जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, यूपी पुलिस ने रिश्ता ख़त्म करा दिया और आलिया को उसकी मां बानो परवीन के हवाले कर दिया। आलिया भी अब लवकुश वर्मा के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन लवकुश वर्मा ज़बरदस्ती आलिया के घर चला जाता था, उसके यहाँ रहने लगता था, वो बदमाशी कर रहा था और आलिया की मां चाह रही थी कि लवकुश ना आए। उसने बार बार कंप्लेन की, पुलिस ने भी सीरियस नहीं लिया। लवकुश वर्मा बार बार जाने लगा और उसने दबंगगिरी के ज़रिए अपनी सास के घर पर कब्ज़ा कर लिया। जब बानो परवीन के घर पर कब्ज़ा कर लिया लवकुश वर्मा ने, तो बानो परवीन अपनी बेटियों के साथ उस घर को छोड़कर कहीं और रहने लगी। बानो परवीन चाह रही थी कि उसकी बेटी महफूज रहे और आइंदा ये दोनों आपस में ना मिल सके। आलिया भी लवकुश वर्मा के साथ नहीं मिलना चाह रही थी। उधर लवकुश ने बानो परवीन के घर पर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ वो रहने लगा। आलिया से भी कहता था तुम यहीं रहो, लेकिन आलिया भी वहाँ नहीं रह रही थी। उसके बाद एक दिन बानो परवीन को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। घर से फ्रीज गायब है, अलमारी गायब है, जो नकद रुपया रखा हुआ था उसको भी ताला तोड़कर चुरा लिया गया है, जो जेवर रखा हुआ था वो भी घर में मौजूद नहीं है, कुछ और सामान भी चोरी कर लिया गया है। अब जैसे ही बानो परवीन को पता चलता है घर में चोरी हुई है, वो पुलिस स्टेशन जाती है, बसिंडा पुलिस स्टेशन जो बादा में है, और वहाँ शिकायत दर्ज कराती है कि मेरे घर में चोरी हुई है, इन सामानों को यहाँ से चुरा लिया गया है। अब जैसे ही लवकुश वर्मा को पता चलता है कि उसकी सास बानो परवीन पुलिस स्टेशन गई है चोरी की शिकायत दर्ज कराने, वो बानो परवीन को मारने का प्लान बना लेता है और अपने 3 दोस्तों के साथ वो कुल्हाड़ी लेकर रास्ते में आ जाता है। उधर से जैसे ही पता चलता है कि बानो परवीन आ रही है, वो हमला करने का प्लान बनाता है। बानो परवीन देखती है कि लवकुश वर्मा वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसका 2 दोस्त भी मौजूद है। चुनांचे बानो परवीन और उसकी बेटी 112 पर डायल करती है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जब पुलिस आती है तो देखती है कि औरतें तो है, लेकिन यहाँ पर लवकुश वर्मा या वो नहीं है जिससे ख़तरा हो। उधर लवकुश वर्मा और उसका दोस्त कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर छुप जाता, वहाँ पर कब्रिस्तान था और पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस को लगता है कि ठीक ठाक है, कोई ख़तरा नहीं है। अब जैसे ही बानो परवीन और उसकी बेटी वहाँ से गुजरने की कोशिश करती है, लवकुश वर्मा और उसका 2 दोस्त कब्रिस्तान की वॉल से बाहर निकलता है और कुल्हाड़ी से सीधे बानो परवीन पर हमला कर देता है और वहीं पर बानो परवीन की मौत हो जाती है। बानो परवीन कोढ़ी गांव की रहने वाली थी और लवकुश वर्मा भी वहीं का रहने वाला है। लवकुश वर्मा के साथ साथ सत्तू और छोटे लाल उसी गांव के दोनों हैं, उसने भी हमला किया। इस जुर्म में ये तीनों शरीक थे। अब पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस उठा कर ले जाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिलहाल यूपी पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये संगीन जुर्म है और इनका इनकाउंटर नहीं किया गया। मैं पर्सनली इनकाउंटर के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसे मुजरिमों को क्यों संगीन सज़ा नहीं दी जाती है, ऐसे वाक़ात को क्यों रोका नहीं जाता है। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको धर्म परिवर्तन का मामला बता दिया जाता है और फ़ौरन यूएपीए लगा दिया जाता है, लेकिन दूसरे मामलों में इस तरह का एक्शन नहीं लिया था, आखिर क्यों? और आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर यह है कि ज्ञानवापी, मथुरा शाही ईदगाह और संभल शाही जामा मस्जिद का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इन तीनों मस्जिद के बारे में, बल्कि इसके अलावा और भी कई मस्जिदें हैं, हिंदू फरीक का दावा है कि पहले यहाँ पर कोई मंदिर था और उन मंदिरों को तोड़कर मुसलमान बादशाहों ने यहाँ पर मस्जिद की तामीर की। अब सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों मस्जिद के मुकदमे की सुनवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मुसलमान फरीक को भी और हिंदू फरीक को भी कहा कि आप दोनों ग्रुप मिलकर आपस में सुलह समझौता कर लीजिए और आपसी बातचीत के ज़रिए
مسئلے کا حل نکال لیجئے، لیکن دونوں گروپ نے یعنی مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی صلح سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ چاہیے۔ بابری مسجد کیس میں بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں بیٹھ کر صلح سمجھوتا کر لے، اور جب بات چیت شروع ہوئی صلح سمجھوتا کرنے کے لیے تو مسلمانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مسجد سے دستبردار ہو جائیے، کہیں اور مسجد بنا لیجئے، یہی صلح سمجھوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی مسلمانوں کو لگا کہ یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات اور ڈائیلاگ میں برابر کی سطح پر بات چیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہاں یہی لگا، اور اسی وجہ سے گیان واپی، متھرا شاہی عیدگاہ اور سنبل شاہی جامع مسجد کے معاملے میں مسلمانوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور عدالت سے کہا ہے کہ آپ کو ہی فیصلہ سنانا ہے۔ مسلمانوں کی مجبوری ہے، جو بھی عدالت کا فیصلہ آتا ہے مسلمان اس کو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عدالت میں ان مسجدوں کا معاملہ جانا ہی قانون کے خلاف ہے، کیونکہ 1991 کا ورشپ ایکٹ موجود ہے، جس کے مطابق بابری مسجد کے علاوہ کسی بھی مندر یا مسجد کا مقدمہ عدالت میں نہیں جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی، آئندہ اس کی وہی حیثیت رہے گی، اس کے اسٹیٹس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ لیکن لگاتار عدالتوں میں سنوائی ہو رہی ہے اور یہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ رام مندر چندہ چوری معاملہ میں کچھ اور نیا خلاصہ ہوا ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف 40 دن پہلے کا ہی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، لہٰذا 40 دنوں میں جو کچھ پتہ چل رہا ہے وہ معلوم ہو گیا کہ کتنا کرپشن ہوا، کتنا گھوٹالہ ہوا، کس نے کتنا پیسہ چوری کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کرپشن ہوا، گھوٹالہ ہوا، چوری ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہت ہی مشہور ہندو پنڈت ہیں، مذہبی رہنما ہے اوی مکتیشورانند، انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے لیے نریندر مودی ذمہ دار ہے، کیونکہ جس طرح وہ رام مندر کا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ رام کو لے کر کے آئے ہیں، تو جو چندہ چوری ہوئی ہے اس کے لیے بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا کچھ انہوں نے کہا، آپ سنیے۔ ہمارا مندر کاریڈور ہو گیا اور ان کا کاریالے تیرتھ ہو گیا۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ یہ نقلی ہندو ہیں، یہ چھدم ہندو ہیں، یہ کال نیمی ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، یہ پاکھنڈی ہیں، اور انہوں نے روپ تو ہندو دھرم کا دھارن کیا ہے، لیکن سب کام ان کا ہندو دھرم کے وپریت ہے۔ اب جنتا کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے رام کی پیٹی چرائی ہم ان کو بگائیں گے۔ یہ جو مورتی آئی ہے رام للا براجمان مورتی نہیں ہے، یہ مورتی جو ہے بھاجپا کے لوگوں نے اپنی پسند سے بنوائی ہے۔ ہم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ ابھی تک درشن کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کہا مندر بن جائے تو جائیں۔ بولے ارے من تو گیا۔ ہم نے کہا وہ تو کاریالے بنا ہوا ہے، مل رہے پتھروں کو چھوڑ کر کے 4 گنا زیادہ میں پتھر خرید کر کے اس میں پیسے کی ہیرا پھیری کی گئی ہو، چاہے چڑھاوے میں کیا گیا ہو، چاہے ایودھیا کے لوگوں کو پریشان کر کے اور دکانداروں کو پریشان کر کے وہاں پر سب قداچار کیا گیا ہو، یہ سب کے پیچھے ایک ہی ویکتی ہے اور اس کا نام ہے نریندر مودی۔ اب وہ کسی نہ کسی معاملے میں کچھ نہ کچھ گھٹنا ایسی دیش میں کروائیں گے جس سے سب کا دھیان ادھر چلا جائے اور پھر اس معاملے کو جہاں کا تہاں رفع دفع کر دیں۔ نگینا سے سانسد چندر شیکھر آزاد نے بھی نریندر مودی پر حملہ کیا ہے، آپ ان کو بھی سنیے۔ جب آپ کو رام مندر بنانے کا سرے چاہیے تو چڑھاوا چوری کا اپرادھ کا سرے بھی آپ کو لینا پڑے گا، پھر آپ کمیٹی آپ نے بنائی، آپ نے بنایا ٹرسٹ، اور ٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ۔ کہاں ہے بھروسہ؟ آپ نے تو دھرم کے نام پہ جنتا کو ٹھگ لیا، کیمروں میں چوری ہو گئی، 40 دن کا ریکارڈ، اور ہر آدمی دوسرے آدمی کو ٹھیکرا پھوڑ دے رہا ہے۔ یہ ویوستھا اچھی نہیں۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے نیتا مانیور کاشی رام صاحب کہتے تھے، چودھری چرن سنگھ جی کہتے تھے ہمارے نیتا، کہ کانگریس پارٹی پریوار واد میں جائے گی اور بھارت جنتا پارٹی اپنے کرموں سے جائے گی، اور آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے دوسری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے اتنے برے کرم یہ کر رہے ہیں، آج سत्ता میں آ کے اتنے اہنکاری ہو گئے کہ ان کے کرموں کی وجہ سے جائے گی۔ آنے والے کل میں اس پارٹی کے خلاف ہر جاتی دھرم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو سत्ता سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ میری بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور آئیے بتاتے ہیں آپ کو ایک اور اہم ترین خبر۔ یہ خبر اتر پردیش کے بلیا ضلع سے تعلق رکھتی ہے اور معاملہ ہے ریوتی کا۔ پچھلے دنوں ایک معمولی جھگڑے میں پولیس نے ایک دلت نوجوان کو گرفتار کیا، پولیس اس کو تھانے لے گئی، اس کے بعد جب اس کو واپس پہنچایا گیا تو وہ زخمی تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہوئی، گاؤں کے لوگوں نے پولیس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا اور کہا گیا کہ
पुलिस एहलकारों ने थाने में टॉर्चर किया है, बेरहमी से पिटाई की है और इसी वजह से एक दलित नौजवान की मौत हो गई है। उस दलित नौजवान का नाम है कामजी गोंड। तो कामजी गोंड की मौत हो गई। अब इस मामले में दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, एक सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया गया है और 6 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गांव का प्रधान भी शामिल है। और ये दलितों की ताकत है, उनका पावर है कि एक दलित की मौत हो गई, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया और फ़ौरन एक्शन हो गया पुलिस के खिलाफ। एक और पुलिस की वीडियो सामने आई है कि अलीगढ़ में पुलिस एहलकारों ने कुछ नौजवानों को रोका जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन नौजवानों को पुलिस का रोकना बर्दाश्त नहीं हो सका। वो अपने आप को बता रहे थे कि वो भगवाधारी हैं, वो पक्के हिंदू हैं। अब पुलिस एहलकार ने उसको रोका, गाली दी और लात भी मारा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब जब अलीगढ़ की ये वीडियो वायरल हुई तो एसएसपी ने दारोगा राहुल तिवारी के खिलाफ ही एक्शन ले लिया कि तुमने उनको लात क्यों मारी, तुमने उनको गाली क्यों दी, तुमने उनके साथ बदतमीज़ी क्यों की। उत्तर प्रदेश में अजीबो गरीब खेल चल रहा है। मुसलमानों को अगर कोई पुलिस वाला परेशान करता है, मुसलमानों को कोई पुलिस एहलकार जलील करता है तो उसका प्रमोशन होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, वो एलिजिबल नहीं होता, तभी उसको ऊंचे ओहदा पर फायज कर दिया जाता है। और वही पुलिस एहलकार अगर किसी हिंदू के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता है और वो गलत कर रहा होता है, कानून के दायरा में लाने की कोशिश करते हैं पुलिस एहलकार, तो पुलिस एहलकारों को ही सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, या कहा जाता है कि अवाम के साथ पुलिस एहलकारों की जो बदतमीज़ी है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस वालों को एक तरह से कह दिया गया है कि आपको कानून पर अमल नहीं करना है, बल्कि देख कर अमल करना है कि सामने कौन है और क्या है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खबर दर खबर को देखते रहिए, हमारी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।